हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दी हुई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंड के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहला संख्या दे रखा है 140। ठीक है, 140। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड के बारे में समझ लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जिस गुणनखंड में सिर्फ अभाज्य संख्या होता है वो गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम इस तरह का सहारा लेंगे। जैसे 140 हो गया, तब 140 में क्या करेंगे, सबसे छोटे अभाज्य संख्या से भाग देंगे। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 11। ये सब क्या होगा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होता क्या है, तो जो संख्या एक और खुद के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित न हो वो संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, क्योंकि अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हम भाग देंगे, तो ये 2 से कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 70 बार में। फिर ये 2 से कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 35 बार में। ठीक है, उसके बाद 3 से तो ये जाएगा नहीं, फिर 5 से ट्राई करते हैं। 5 से कितने बार में जाएगा, 7 बार में। और ये 7 से कितने बार में जाएगा, 1 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। क्यों, क्योंकि इसके गुणनखंड में जो संख्या है वो सिर्फ अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम यहाँ पर दूसरे का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। तो दूसरा संख्या यहाँ पर क्या है, तो दूसरा है 156। तो ये हो गया 156। अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। तो अब क्या करेंगे, 156 का हम सबसे छोटे अभाज्य संख्या से पहले भाग देंगे। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2। तो 2 से कितने बार में जा रहा है, तो ये 7 और ये 8, ये 78 बार में जा रहा है। फिर ये 2 से कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 39 बार में। फिर उसके बाद ये 3 से जाएगा कितने बार में, 13 बार में। और फिर ये 13 से कितने बार में जाएगा, 1 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड आ गया हमारा यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो ये होगा हमारा 3825 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। अब हम क्या करेंगे, तो जो 3825 है, 3825 उसको सबसे छोटे अभाज्य संख्या से भाग देंगे। तो सबसे छोटा अभाज्य क्या है, 2। तो 2 से तो विभाजित होगा नहीं। फिर 3 से ट्राई करते हैं। तो ये क्या, ये 3 से जा रहा है कि नहीं, तो 3 से ये शायद जाएगा, तो देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 से 1 बार में। 3 दूना 6, फिर 2 और 2, तो 3 7 21, और 1 बचा और 5, तो 3 5 15। ठीक है, तो ये 1275 बार में गया। उसके बाद फिर ये 3 बार 3 से जाएगा या नहीं जाएगा, फिर देखते हैं हम यहाँ पर। तो ये 3 से हो जाएगा हमारा 3 चौके 12, और ये 3 दूना 6, 1 बचा और ये 5 15 हो गया, 3 5 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। अब ये 3 से जाएगा या नहीं, तो ये नहीं जाएगा। अब उसके बाद 5 से ट्राई करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 8 40, और ये 2 बचा और ये 5 25, तो 5 5 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। फिर 5 से कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 5 से, 5 एकम 5, ये 3 और ये 5 35, 5 7 35 से 17 बार में गया। और फिर ये 17 से कितने बार में जाएगा, 1 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया हमारा, तो ये आ गया 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब यहाँ पे इसके चौथे पार्ट में क्या दे रखा है, 5005 5005 दे रखा है। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 5005 है उसे हम पहले सबसे छोटे अभाज्य संख्या से भाग देंगे। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, लेकिन 2 से ये तो विभाजित नहीं हो रहा है। फिर 3 से ट्राई करेंगे, 3 से भी विभाजित नहीं हो रहा है। फिर 5 से ट्राई करेंगे, तो 5 से कितने बार में जा रहा है, ये जा रहा है 1001 बार में। ठीक है, फिर उसके बाद 1001 किससे कटेगा, तो ये 7 से जाएगा। 7 से कितने बार में, तो ये जाएगा 143 बार में। ठीक है, उसके बाद 143 किससे कटेगा, तो ये कटेगा हमारा 11 से। 11 से कितने बार में जा रहा है, 13 बार में जा रहा है। और ये 13 से फिर 13 कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ठीक है। अब उसके बाद इसका अंतिम पार्ट क्या था? अंतिम पार्ट था 7429, ठीक है, 7429, 7429। तो इसको भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 7429 है उसको सबसे छोटे अभाज्य संख्या से भाग देंगे। तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, फिर किससे ट्राई करेंगे? तो 2 से नहीं जाएगा ये, तो फिर उसके बाद हम ट्राई करेंगे 3 से। 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। अब ये डायरेक्ट जाएगा किससे? 17 से कट रहा है, ठीक है। तो ये 17 से ले जाएंगे, तो 17 से कितने बार में कट रहा है? 437 बार में। तो ये हो जाएगा 437। फिर उसके बाद 437 किससे कटेगा? 19 से। तो 19 से कितने बार में जा रहा है? ये जा रहा है 23 बार में। और उसके बाद फिर ट्राई करेंगे 23 से, तो 23 से कितने बार में जाएगा? 1 बार में। तो यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? ये आ गया हमारा 17 गुने 19 गुने 23, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें 5 पार्ट दिए हुए थे, सभी को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था, जो कि हमने यहाँ पे एक एक करके सभी को हल किया। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। थैंक यू। तो आज का प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो उनके एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए, पहला हमें 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ अपने पास क्या होता है? एचसीएफ होता है अपने पास महत्तम समापवर्तक, है ना, हिंदी में से मैसे बोलते हैं, और एलसीएम को हम लैसे बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, है ना। और उसके बाद देखिए, हमें 510 और 92 और 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम मतलब कि लैसे और मैसे याद करना है। तो देखिए, यहाँ अपने पास सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कर रहा हूँ। तो पहला अपने पास है, एक संख्या है 26, दूसरी अपने पास 91, ना। तो देखिए, यहाँ अपने पास मैं 26 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा, है ना, और यहाँ अपने पास मैं कर दूंगा 91 के गुणनखंड, है ना। तो देखिए, 26 के अभाज्य गुणनखंड करूँ तो देखिए 2 का भाग जा रहा है ना, तो 2 का भाग दूंगा तो 13 दूना 26। फिर देखिए 13 का भाग जा रहा है, तो 13 एकम 13। यहाँ देखिए 91 की बात करूँ, 91 में 2 का भाग भी नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा। देखिए 7 का भाग जाएगा ना, तो 13 7 91 13 बार जाएगा, और यहाँ अपने पास फिर से 13 का भाग जाएगा, 13 एकम 13। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 26 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 26 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 13, और 91 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 91 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुणा 13। तो में से क्या होता है? में से होता है जो दोनों में अपने पास उभयनिष्ठ होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इनका इनमें उभयनिष्ठ क्या है, तो 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 13 अपने पास दोनों में है, तो इनका में से जो है वो 13 हो जाएगा ना। तो यहाँ से अपने पास महत्तम समापवर्तक वो अपने पास 13 के बराबर आ जाएगा ना। और देखिए, लघुत्तम समापवर्तक जो है ना, लेस है, वो अपने पास कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा अपने पास, जो इनमें उभयनिष्ठ है उसे एक बार लिखेंगे 13, और बाकी बच गए जो, है ना, तो वो आ जाएगा अपने पास 2 गुणा 7, है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि हम उच्चतम घात लेंगे। तो यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 0 है, 2 की घात 1 लेंगे। यहाँ 7 की घात 1 है, यहाँ 7 की घात 0 है, तो 7 की घात 1 लेंगे। यहाँ भी 13 की घात 1, यहाँ भी 13 की घात 1, तो 13 की घात 1 ले लेंगे। तो यहाँ से अपने पास कितना जाएगा? 13 गुणा 2 26, 26 गुणा 7, तो यह आ जाएगा अपने पास 182, है ना। तो लैसे जो आ गया वो अपने पास 182 आ गया। अब देखिए, हमें क्या जांच करनी है? हमें जांच करनी है कि संख्याओं का गुणनफल जो है वो एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होगा या नहीं, है ना। हम जानते हैं कि दो संख्याएं जिनका हमने लैसे और मैसे निकाला है, उनका गुणनफल जो है वो अपने पास उन संख्याओं के लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है ना। तो यही चीज़ हमें चेक करनी है। तो यहाँ देखिए, यदि मैं संख्याओं का गुणनफल निकालूं तो a गुणा b जो है वो अपने पास 26 गुणा 91 आ जाएगा, तो 26 गुणा 91 आ जाएगा। और यहाँ अपने पास यदि मैं इनका लैसे गुणा मैसे निकालूं ना, लैसे गुणा मैसे निकालूं, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? तो लैसे जो है वो अपने पास 182 है, तो 182 गुणा मैसे जो है वो अपने पास 13 है। तो देखिए, यहाँ अपने पास यदि 26 को मैं 7 से गुणा कर दूंगा, है ना, तो यहाँ 182 आ जाएगा, और 182 गुणा यहाँ 7 7 इधर चला जाएगा, तो यहाँ 13 बच जाएगा। तो 182 गुणा 13 दोनों एक ही संख्या है, या फिर हम गुणा करके देखना चाहे तो ये भी अपने पास 2366 के बराबर आ जाएगा, और ये भी अपने पास 2366 के बराबर आ जाएगा ना। तो हम देख सकते हैं कि जो a गुणा b है वो अपने पास संख्याओं के लैसे और मैसे के बराबर होता है ना, मतलब कि संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे गुणा मैसे के बराबर होता है। अब देखिए, यहाँ हम बात करें दूसरे विकल्प की, तो देखिए दूसरे विकल्प में अपने पास हमें क्या क्या संख्या दे रखी है।
ये दे रखी है अपने पास 510 और 92 है ना। तो देखिए यहाँ अपने पास हम दूसरे की बात करें तो 510 और 92 दे रखा है ना, और 92 है ना। तो देखिए यहाँ अपने पास 510 की बात करें तो सबसे पहले देखिए हम इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ अपने पास मैं 510 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा और यहाँ अपने पास मैं 92 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा। तो यहाँ देखिए 2 का भाग जा रहा है तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 1 उतारूंगा तो 2 5 10, 2 5 10 है ना, 255 बार चला जाएगा। फिर से अपने पास देखिए 2 का भाग नहीं जा रहा, यहाँ 3 का भाग भी अपने पास जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है देखिए क्योंकि अंकों का योग अपने पास 3 से विभाजित है ना। 5 5 10, 10 और 2 12, 12 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ 3 8 24, 1 बचेगा, 3 5 15 ना। अब देखिए अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं है, 8 और 5 13, 13 3 से विभाजित नहीं है तो संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। 5 से अपने पास विभाजित है तो 5 1 कम 5 और यहाँ अपने पास 3 बचा, 5 7 35 है ना। अब देखिए 17 का भाग दूंगा तो 17 1 कम 17। फिर से देखिए यहाँ अपने पास हम 92 में 2 का भाग दे तो 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 6 12, 46, 46 में फिर से 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दूंगा तो यहाँ अपने पास 23 बार चला जाएगा। देखिए 23 में अपने पास सिर्फ 23 का भाग जाता है तो 23 एक कम 23 है ना। तो देखिए यहाँ अपने पास इनके मैं अभाज्य गुण लिख लेता हूँ। तो 510 जो आ गया वो आ गया अपने पास 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 है ना। और जो 92 आ गया वो आ गया अपने पास देखिए 2 गुणा 2 है ना, 2 गुणा 2 गुणा 23 है ना। तो देखिए यहाँ अपने पास में से क्या होता है, में से होता है जो इन दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो यहाँ अपने पास महत्तम समापवर्तक जो आ जाएगा वो आ जाएगा देखिए 2 अपने पास दोनों में है तो 2 भी में से में आ जाएगा, 3 अपने पास इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है ना। तो और कुछ उभयनिष्ठ है नहीं तो में से जो आ जाएगा वो अपने पास 2 के बराबर आ जाएगा ना। तो में से बराबर 2 आ गया। अब देखिए लैसे की भी हम बात कर लेते हैं तो लैसे क्या हो जाएगा, लैसे जो अपने पास इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तम घात होती है दोनों में वो अपने पास ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2 की घात 1 है, यहाँ भी 2 की घात 1 है, या फिर देखिए 2 की घात 2 है ना, सॉरी। देखिए इसको घातों के रूप में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं। देखिए ये तो अपने पास ऐसा कैसा रहेगा क्योंकि यहाँ 2 की घात 1, यहाँ 3 की घात 1, यहाँ 5 की घात 1, 17 की घात 1 है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2 और यहाँ अपने पास 23 की घात 1 है ना। तो देखिए उच्चतम घात लेनी है तो यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 1 है तो 2 की घात 2 अपने पास उच्चतम हो जाएगा। तो 2 की घात 2, यहाँ 3 की घात 1, यहाँ 3 की घात 0 तो यहाँ अपने पास 3 की घात 1 आ जाएगा, 5 की घात 1, 5 की घात 0, 5 की घात 1 आ जाएगा, 17 की घात 1, 17 की घात 0, 17 की घात उच्चतम मतलब कि 17 की घात 1 आ जाएगा। यहाँ 23 की घात 1, यहाँ 23 की घात है नहीं तो यहाँ अपने पास 23 की घात 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से अपने पास इनको गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, तो देखिए ये आ जाएगा अपने पास 23,460 है ना। तो इनका जो लैसा आ गया वो अपने पास 23,460 आ गया और जो मैसे था वो अपने पास 2 है। तो हमें जांच भी करनी है कि संख्याओं का गुणनफल जो है वो उनके लैसे और मैसे के बराबर होता है, लैसे गुणा मैसे के बराबर होता है या नहीं। तो देखिए जांच करने के लिए अपने पास हम क्या करेंगे, संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे तो a गुणा b अपने पास कितना जाएगा, तो 510 और 92 है तो ये जगह अपने पास 510 गुणा अपने पास 92 है ना। तो ये अपने पास कितना आएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 46,920। और देखिए जो लेस है गुणा में से जो आ जाएगा वो अपने पास कितना आ जाएगा, तो देखिए लेसे जो है वो अपने पास 23,460 है और में से जो है वो अपने पास 2 है। तो यहाँ इनको गुणा करेंगे तो ये भी अपने पास 46,920 के बराबर आ जाएगा ना। तो हम देख सकते हैं कि जो जिसकी जांच करनी थी हमें वो अपने पास हमेशा बिल्कुल सत्य रहेगा। फिर देखिए तीसरा और है तो तीसरा अपने पास क्या है, 336 और 54 का हमें लेसे और में से ज्ञात करना है ना। तो यहाँ अपने पास तीसरे की बात करें तो हमें दे रखा है 336 और 54 है ना, यही दे रखा है। दोबारा देख लेते हैं 336 और 54। तो देखिए यहाँ अपने पास पहले मैं क्या करूंगा, इनके अभाज्य गुणनखंड कर लूंगा। तो यहाँ अपने पास मैं 336 के और यहाँ 54 के अपने पास अभाज्य गुणनखंड कर लूंगा। तो यहाँ 336 के और यहाँ अपने पास 54 के। तो देखिए 336 में 2 का भाग जा रहा है तो 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 6 12, 2 8 16। देखिए 2 का भाग जाएगा तो यहाँ अपने पास 2 8 16, 2 चौके 8। फिर से देखिए 2 का भाग जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर से देखिए अपने पास 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। अब अपने पास 2 का नहीं जा रहा, 3 का जाएगा, 3 7 21 और 7 में अपने पास 7 का जाएगा, 7 1 कम 7 है ना। 54 की बात करें तो देखिए यहाँ अपने पास 2 27, 54 आ जाएगा, 27 में अपने पास 3 का जा रहा है तो 3 9 27। फिर से अपने पास 3 का जा रहा है तो 3 3 9 और यहाँ अपने पास 3 का जाएगा तो 3 1 कम 3 है ना। तो देखिए यहाँ अपने पास मैं 336 को क्या लिख सकता हूँ, 336 को मैं लिख सकता हूँ, देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 है ना। तो 2 आ रहा है अपने पास 4 बार तो मैं 2 की घात 4 लिख सकता हूँ, गुणा 3 अपने पास एक बार तो 3 की घात 1 और 7 अपने पास एक बार तो 7 की घात 1 है ना। और 54 की यदि मैं बात करूँ तो देखिए 54 में अपने पास देखिए यहाँ 2 की घात 1 है,
दो एक ही बार आ रहा है तो 2 की घात 1 गुणा 3 की घात अपने पास 3 है ना, 3 बार आ रहा है तो 3 की घात 3। तो लैसे में हम क्या करते हैं, चलिए मैसे की बात करते हैं पहले। तो मैसे में हम क्या करेंगे, जो भी अपने पास इन दोनों में कॉमन है वो हमारा मैसा हो जाएगा ना, या फिर अपने पास न्यूनतम घात जो होगी वो हमारा मैसा होगा। तो देखिए यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 4 है, तो न्यूनतम घात लेंगे तो 2 की घात 1 आ जाएगा। 3 की घात 3 है, 3 की घात 1 है, न्यूनतम घात लेंगे 3 की घात 1 आ जाएगा। 7 की घात 1 है, लेकिन यहाँ अपने पास 7 की घात 0 है, तो यहाँ अपने पास 7 की घात 0 लेंगे, मतलब कि 7 की घात 0 का मान कितना होता है, 7 की घात 0 का मान अपने पास 1 होता है ना, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान अपने पास 1 होता है। तो यहाँ 2 गुणा 3 अपने पास कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ से अपने पास मैसेज जो आ गया वो 6 आ गया। लैसे की हम बात करते थे, तो लैसे जो आ जाएगा वो आ जाएगा उच्चतम घात, तो यहाँ 2 की घात 4, यहाँ 2 की घात 1, उच्चतम घात अपने पास 2 की घात 4, तो 2 की घात 4 आ जाएगा। 3 की घात 3 अपने पास उच्चतम है, तो 3 की घात 3 आ जाएगा। और यहाँ 7 की घात 0, 7 की घात 1, तो यहाँ अपने पास 7 आ जाएगा। तो 2 की घात 4 हो गया अपने पास 16, 3 की घात 3 हो गया अपने पास 27 गुणा अपने पास 7, तो कितना, तो ये आ जाएगा अपने पास 3024 है ना। तो 3024 जो है वो अपने पास इनका लैसा आ गया है ना। अब देखिए हमें जांच करनी है कि लैसे गुणा मैसे जो है वो अपने पास संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ संख्याओं का गुणनफल, तो a गुणा b, तो संख्याएं अपने पास है 336 और 54, तो 336 गुणा 54, और जो लैसे गुणा में से है वो कितना जाएगा, तो लघुत्तम समापवर्तक गुणा महत्तम समापवर्तक, तो ये आ जाएगा अपने पास 6 गुणा कितना, लैसे जो है वो अपने पास है 3024 है ना। तो देखिए यहाँ से अपने पास इनको गुणा करेंगे तो दोनों बराबर आएंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास 18144, और सेम यदि आप इसको भी गुणा करोगे तो ये भी अपने पास 18144 आ जाएगा ना। तो ये जो दूसरा कथन है कि लैसे गुणा मैसे जो है उनके गुण संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ये हमेशा सत्य रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरा आंसर हो। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर हमें 3 पार्ट दिया है, तीनों पार्ट का हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हम पहला क्वेश्चन को लेकर चलते हैं और उसे हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो इनका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे सबसे पहले। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो जैसे 12 हो गया, हमें 12 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। इसमें अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर लिख दे रहे हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे क्या हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद ये हो गया 3, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 11, फिर 13, ये सब क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से कितने बार में जा रहा है, 6 बार में। फिर ये 2 से जा रहा है कितने बार में, 3 बार में। फिर उसके बाद 3 से भाग देंगे तो ये जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा यहाँ पर 2 गुने 3 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार हम 15 का लिखेंगे, 15 का, तो 15 का भी इसी तरह निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ट्राई करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग नहीं लगेगा, तो फिर 3 से ट्राई करेंगे। 3 से कितने बार में जाएगा, ये 5 बार में। फिर 5 से कितने बार में जाएगा, ये 1 बार में। तो यहाँ पर 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, तो ये आ गया हमारा 3 गुने 5 आ गया। ठीक है, और फिर उसके बाद 21 का निकालेंगे, तो 21 का भी निकालने का यही तरीका है। ठीक है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से भाग नहीं लगेगा, तो 3 से ट्राई करेंगे। 3 से कितने बार में जा रहा है, 7 बार में। और फिर 7 से कितने बार में जाएगा, 1 बार में। ठीक है, तो ये आ गया 3 गुने 7 आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर HCF निकालते समय हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसलिए HCF बराबर क्या होगा, तो HCF निकालते समय हम क्या करते हैं कि जो अब यहाँ 3 संख्या का HCF निकालना है, तो जो तीनों में कॉमन होगा, जो तीनों में उभयनिष्ठ होगा, वही तीनों का क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों में क्या उभयनिष्ठ है, तो तीनों में उभयनिष्ठ है 3, क्योंकि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो मैंने अभी बताया कि जो तीनों में उभयनिष्ठ होता है वही क्या होता है, HCF होता है। तो यहाँ पर तीनों में क्या उभयनिष्ठ है, 3 है, तो इसलिए यहाँ पर इन तीनों संख्या का HCF क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, और हमें LCM भी निकालना है, तो LCM क्या हो जाएगा, तो LCM में क्या होता है कि जो तीनों में उभयनिष्ठ होता है, जो तीनों में कॉमन होता है, उसको सिर्फ हम एक बार काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे 3 जो है तीनों में उभयनिष्ठ है, तो इसको एक बार काउंट करेंगे, तो मैंने एक बार लिख दिया 3 गुने, अब उसके बाद बाकी सभी को फिर गुना में लिखते जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुने 2 6, 6 गुने 2 12, 12 पाँचे 60 और 60 गुने 7 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 420। ठीक है, तो कितना आ गया LCM, 420 आ गया, और HCF कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट हल करते हैं। दूसरा में दे रखा है 17 23 29, 17 23 17 23 और 29। ठीक है, 17 23 और 29। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इनका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो इनका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 का बात करें तो 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 17 जो है सिर्फ 17 से ही कटेगा क्योंकि खुद अभाज्य संख्या है। 23 जो है 23 से ही कटेगा क्योंकि खुद अभाज्य संख्या है। 29 जो है 29 से ही कटेगा क्योंकि खुद अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम 1 गुने, या तो हम 1 गुने 17 लिख सकते हैं, लेकिन बात करें अगर 1 का, तो 1 जो होता है वो अभाज्य संख्या नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि 1 को हम ना तो अभाज्य संख्या के श्रेणी में लेते हैं और ना ही भाज्य संख्या के श्रेणी में लेते हैं। तो वैसे 17 का अभाज्य गुणनखंड बात करें तो ये 17 ही होगा, बट हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 1 गुने 7 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर 17 के यहाँ अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो ये 17 ही होगा। ठीक है, और 23 का बात करें तो ये 23 ही होगा इसका अभाज्य गुणनखंड, और 29 का बात करें तो 29 ही होगा क्योंकि ये खुद सभी अभाज्य संख्या ही हैं। तो इनका HCF क्या हो जाएगा, तो इनका HCF हो जाएगा, HCF हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसका HCF हो जाएगा हमारा, तो मैंने अभी बताया जो तीनों में कॉमन होगा वही क्या होगा, HCF होगा। तो यहाँ पर 3 संख्या, तीनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सभी कॉमन क्या है, 1 है। तो इसलिए HCF यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको 17 को तो लिख ही सकते हैं 17 गुने 1, 23 को लिख सकते हैं 23 गुने 1, 29 को लिख सकते हैं 29 गुने 1, तो सभी में क्या कॉमन हो गया, 1, तो इसलिए HCF क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब हम इसका LCM निकालना है, तो LCM क्या हो जाएगा, तो मैंने ये बताया जो तीनों में कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं और बाकी को हम इसी तरह गुना में लिखते जाते हैं। यहाँ तक तीनों में कॉमन कुछ नहीं है। ठीक है, तो कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो हम 1 को लिखें ना लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख भी सकते नहीं भी। ठीक है, तो हम 1 गुने ये क्या हो गया, अब लिख देंगे 17 गुने 23 गुने 29। ठीक है, तो ये सीधा गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 17 गुने 23 गुने 29, ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 11,339। तो LCM हो गया 11,339, 11,339। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा पार्ट दे रखा है 8 9 और 25। ठीक है, 8 9 और 25, 8 9 और 25, 8 9 और 25। ठीक है, तब हम यहाँ पर इनका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे पहले, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो इसी तरह जैसे हम ऊपर बताए हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे जो कि 2 है, 2 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में, फिर ये 2 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में, फिर ये 2 से कितने बार में जाएगा, 1 बार में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 हो गया। और 9 का बात करें तो इसी प्रकार
9 का भी निकालेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो 2 से तो भाग नहीं जाएगा, तो 3 से ट्राई करेंगे तो 3 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में, और फिर 3 से ये 1 बार में, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा 3 गुने 3 हो गया, और 25 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसी प्रकार ये हो जाएगा 5 गुने 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनका HCF क्या हो जाएगा, तो इनका HCF जो हो जाएगा, अब हम यहाँ पर देखिए HCF का हमने बताया था कि जो तीनों के अभाज्य गुणनखंड में जो क्या होगा, कॉमन होगा, वही क्या होगा, इन तीनों संख्या का HCF होगा। लेकिन यहाँ पर तो कोई कॉमन दिख ही नहीं रहा है, तो हम जानते हैं अगर किसी भी संख्या में कुछ भी कॉमन ना हो तो एक उसमें कॉमन होता है, क्योंकि इन सभी को 1 गुने लिख सकते हैं, 1 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं, इसको 1 गुने 5 लिख सकते हैं, मतलब 1 कॉमन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा, इस सब का 1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके LCM का, ठीक है। तो LCM क्या हो जाएगा, तो LCM हो जाएगा, और कुछ कॉमन ही मैंने बताया था, जो कॉमन होता है उसको सिर्फ एक बार काउंट करते हैं, बाकी सभी को गुना में लिख देते हैं। तो यहाँ तो कुछ कॉमन इसमें नहीं दिख रहा है, तब सीधा सभी को गुना में लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, ठीक है। तब हम सीधा गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, फिर गुने 3 गुने 3 गुने 5, ठीक है। तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 1800। तो LCM कितना आ गया यहाँ पर तीनों संख्या का, तो तीनों संख्या का यहाँ पर LCM आ गया 1800, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट दिए हुए थे, और तीनों पार्ट में 3-3 संख्या दी हुई थी, और उन सभी का HCF एवं LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना था, जो कि हमने यहाँ पे एक एक करके सभी को हल किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आई होगी। थैंक यू।